हाय गाइस आपका मेरे हाय गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने 200 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इसी तरह प्यार बनाए रखिए। बहुत खुशी मिल रही है मुझे, ठीक है। और आज से मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो अपलोड करने का क्रम होगा वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। कभी देखा हूँ, बड़ी चिंता की बात है कि मैं सुबह कभी अपलोड कर देता हूँ, कभी शाम में। तो आपको जो है क्लास 12 की जो क्लास 12 की होगी वीडियो, वो जो है 9 से 10 के बीच में मिल जाएगी सुबह में, ठीक है। 9 बजे से 10 बजे के बीच में सुबह में मिल जाएगी, ठीक है। और जो क्लास 10 की होगी वो शाम को आपको, क्लास 10 जो होगा वो शाम को आपको 4 या 5 बजे के बीच में मिल जाएगी, या 4, हाँ 4 या 5 बजे के शाम में मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैनेजमेंट करने में टाइम लग जाता है, तो क्लास 12 की जो होगी वो 9 से 10 के बीच में मिल जाएगी, और क्लास 10 की जो होगी वो 4 बजे से 5 बजे तक। तो एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे अब, ठीक है। क्योंकि यार ये क्रम जो है बदल गया था, कभी 10 वाला फिर कभी 12 वाला, तो पढ़ने में दिक्कत होती है, कंटिन्यूसली पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हम अब जो है, आज जो अपना हमारा टॉपिक होगा वो ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद हम आज जो जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या पढ़ेंगे हम। डिफ्यूजन, फिर ऑस्मोसिस क्या होता है आपका, ऑस्मोसिस। उसके बाद है ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर। फिर दूसरा है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। फिर हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो गाइस हम इतनी हेडिंग करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखते हैं डिफ्यूजन क्या है वो। आपने देखा होगा कि जो परफ्यूम है, जो परफ्यूम हम क्या करते हैं कि परफ्यूम जब मारते हैं तो मारते तो यहाँ है, मतलब जो उसका छिड़काव करते हैं अपने पास करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक उसकी खुशबू पाई जाती है। तो ये कारण क्या है बताओ, ये कारण क्या है? तो डिफ्यूजन जो होता है, विसरण, इसकी हिंदी होगी विसरण। विसरण होता क्या है? विसरण ये है कि जैसे हम, इसमें ये परिभाषा हुई कि अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से, जो अधिक सांद्रता से है, जब कम सांद्रता की ओर विलायक के अणु, आप जो है या एज्यूम कर लीजिए 2 बिलियन है आपके पास, क्या है 2 बिलियन, ठीक है। मान लीजिए 2 बिलियन आपके पास है एक पात्र में, और एक दूसरा ये ज्वाइन है। अब ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। एक की सांद्रता कम है, एक की सांद्रता कम है, दूसरे की सांद्रता अधिक है, दूसरे की सांद्रता बहुत अधिक है, ठीक है। आपके पास 2 बिलियन है, दोनों बिलियन में एक C1 सांद्रता है, इसकी सांद्रता अधिक है, और ये C2 इसकी सांद्रता कम है। अब जो है अगर इन दोनों के बीच में ये जो बाउंडेशन है इसको हटा दी जाए, मतलब जो इनको रोक के रखा था अब हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सांद्रता वाले सोल्यूशन जो है एक दूसरे के संपर्क में आ गए, एक दूसरे के संपर्क में आ गए। तो ये जो अधिक सांद्रता वाला होगा, इसके जो विलायक के अणु होंगे या इसके जो अणु होंगे वो क्या करेंगे? कम सांद्रता की ओर भागना चालू कर देंगे। मतलब अधिक सांद्रता वाले विलायक या विलयन के अणु वो कम सांद्रता की ओर आना चालू कर दिए हैं, और ये कम सांद्रता वाले भी आएंगे, ये कम सांद्रता वाले भी इसके अंदर आएंगे। बट जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो अधिक सांद्रता वाले थे, अधिक सांद्रता के अणु, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो प्रवाहित होने की टोटल नेट था वो अधिक होगा किसके कंपैरिजन में? कम वाले के। किसके कंपैरिजन में? कम वाले। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जब हम 2 बिलियन लेंगे, एक की सांद्रता अधिक हो दूसरे की कम हो, तो जब वो दोनों बिलियन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो अधिक सांद्रता वाले के अणु कम सांद्रता की ओर तेजी से प्रवाहित होने लगते। इस घटना को विसरण कहते हैं, इस घटना को विसरण कहते हैं। जैसे हमारे आसपास में इसका उदाहरण देखो, नेचुरल, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री वो नेचर से जोड़कर ही पढ़ाऊंगा, नेचर से जोड़कर, नेचर से ही सारे उदाहरण मेरे रहेंगे, ठीक है। तो आई लव नेचर एंड आप भी नेचर से प्रेम करिए,
और बिना नेचर के लाइफ अब जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो नेचर बहुत जरूरी है। तो देखो जो हमारी खुशबू होती है वो क्या होती है, जब खुशबू निकलती, मान लो परफ्यूम की बॉटल है, उसमें परफ्यूम जो है भरा हुआ है, उसकी सांद्रता अधिक है, किसके कंपैरिजन में, हमारे वायुमंडल के। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, जो खुशबू होती है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। इससे क्या संपर्क में आया, देखो इससे यही पता चला कि जो परफ्यूम थी उसकी सांद्रता अधिक थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम सांद्रता और वाले विलेन की ओर अधिक हुआ। तो इस घटना को क्या कहते हैं गाइस, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो इसको लिखो, नोट करो, डिफ्यूजन है क्या, लिखो। जब 2 बिलियन जिनकी सांद्रता भिन्न भिन्न हो, जब 2 बिलियन जिनकी सांद्रता भिन्न भिन्न हो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो अधिक सांद्रता वाले बिलियन होते हैं उनके अणुओं का फ्लो जो है कम सांद्रता की ओर होता है, कम सांद्रता की ओर होता है। इनमें अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। इस घटना को विसरण कहते हैं, इस घटना को विसरण कहते हैं, ठीक है। इसमें कम सांद्रता वाले अणुओं का भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अधिक सांद्रता वाले के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब जब टोटल निकालेंगे तो पता चलेगा जो C2 था, मतलब जिसकी सांद्रता कम थी उसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, जिसकी सांद्रता अधिक थी उसका डिस्प्लेसमेंट अधिक हुआ, अधिक, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष, जब 2 बिलियन होंगे जिनकी सांद्रता भिन्न भिन्न होगी तो अधिक सांद्रता वाले बिलियन के अणु कम सांद्रता की ओर ज्यादा प्रवाहित होंगे, अधिक प्रवाहित होंगे, और इनमें कोई बाउंडेशन सीमा नहीं होगी। मतलब ये खुले में भी हो सकते हैं और एक पात्र में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई अर्धपारगम झिल्ली का होना जरूरी नहीं है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, विसरण। अब देखो ऑस्मोसिस सेम इसी का उल्टा है, ऑस्मोसिस सेम इसी का उल्टा है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऑस्मोसिस ये होता है कि जब आप 2 अधिक सांद्रता, मतलब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता के बिलियन लिए या एक ही सांद्रता का होगा, ठीक है, उसमें यदि एक ही सांद्रता अधिक है, एक जो है आपने एक विलायक ले लिया, एक विलेय ले लिया, ठीक है। अब दोनों की सांद्रता अलग अलग है, क्योंकि हम जानते हैं विलायक की सांद्रता कम होती है और विलेय की सांद्रता ज्यादा होती है। तो जब हम उनको संपर्क में लाते हैं, जब हम दोनों को संपर्क में लाते हैं तो उनके बीच में अर्धपारगम झिल्ली का होना जरूरी है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए गाइस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए जो है उनके बीच में सेमी परमेब्रेल मतलब अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। यह अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, जैसे जब हम अंडे को उबाल के जब उसका छिलका उतारते हैं तो एक झिल्ली मिलती है, उसी को अर्धपारगम झिल्ली बोला जाता है। और जब प्याज हम छीलते हैं तो प्याज के छिलके एक पतली सी झिल्ली निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। ये अर्धपारगम झिल्ली हर जगह उपस्थित होती है, हमारे स्किन हो गए या पेड़ों के छिलके हो गए, इन सब में होता है, सब में अर्धपारगम झिल्ली होता है। तो जो सबसे बढ़िया कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली मानी गई है वो क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड आपकी सबसे अच्छी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली मानी गई है, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है, अर्धपारगम झिल्ली का काम ये है गाइस कि ये विलायक के अणु को केवल, ये विलायक के अणु को ही केवल अपने से आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं, विलेय के अणुओं को नहीं। तो अर्धपारगम का झिल्ली का काम ये है कि ये केवल अपने अंदर से आर पार केवल विलायक के अणुओं को ही आने जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं, ठीक। तो देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस का मतलब प्रासरण क्रिया। प्रासरण क्रिया है क्या, तो हम देखेंगे कि जब हम चने को सुबह में शाम को भिगोते हैं तो सुबह देखते हैं फूल जाता है, सुबह देखते हैं गाइस फूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम आपका ग्रेप्स है अंगूर, अंगूर को जब हम वाटर में डालते हैं तो नहीं, वाटर नहीं, जब हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं, चाहे वो नमक का सोल्यूशन हो चाहे चीनी का हो, ठीक है, तो देखेंगे वो पिचक जाता है, क्या हो जाता है, पिसक जाता है। ऐसी घटना क्यों होती है, किशमिश हमारे पानी में डालने में फूल जाता है, तो ऐसी घटना क्यों होती है। तो गाइस ये होता है कि उनके ऊपर जो चमड़ी होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। वो किसका काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली का। तो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है, जब पानी और किशमिश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी स्किन जो है अर्धपारगम झिल्ली का काम कर रही है, और जो पानी है वो विलायक है, और जो किशमिश के अंदर आपका जो विटामिन है, मिनरल्स है और सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स है, वो सब किसका काम करती है, विलेय का। तो देखो जब पानी के कण उसके छिलके से होकर अंदर जाता है,
ठीक है, तो वह वहां स्टोर होने लगता है, मतलब अधिक सांद्रता में वो घुलने लगता है, जिसके कारण वहां दबाव बढ़ता है और वो उनकी स्किन फूल जाती है। तो इस घटना को कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अर्थात क्या हुआ, जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलेय के अणुओं में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम बाबू, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो नोट करो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। ऑस्मोसिस प्रोसेस का मतलब यही है गाइस कि जो आज लेक्चर ही रहेगा, कुछ लिखवाना नहीं है यार, मतलब लेक्चर ही रहेगा, कुछ नोट का बस सारी चीजें समझना है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस का मतलब यही है बाबू, जब आप, ठीक है, दो विलयन लिए या विलेय या विलायक लिए, ठीक है, उनके बीच में आपने जैसे उदाहरण देके समझाओ, कहां चला गया साहब तुमने, ठीक है, उदाहरण देके समझाता हूं। ये देखो एक पात्र हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया बाबू, पात्र हो गया, ठीक। इधर आपने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, क्या लगाई गाइस, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेब्रेन, ठीक है, सेमी परमेब्रेन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, क्या लगा दी गाइस, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली या स्किन, जो पतली सी स्किन होती है, उसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाओं में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारे, क्या होते हैं गाइस, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो सेमी परमेब्रेन में भी क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे। आपने क्या किया, यहाँ विलायक ले लिया, क्या किया गाइस, विलायक ले लिया, क्या लिया, विलायक। इनकी सांद्रता कम है, इनकी सांद्रता विलायक की कम है, ठीक है। और आपने ऊपर क्या ले लिया, विलायक, आप विलेय ले लिया। अब क्या ले लिया आपने, विलेय, जिनकी सांद्रता बहुत अधिक है, जिनकी सांद्रता बहुत अधिक है, जिनकी सांद्रता बहुत अधिक है। देखो अब आपने एक विलायक ले लिया, क्या ले लिया गाइस, विलायक, विलायक, ठीक है। इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता कम है, दिख रहा कि इसके जो अणु है उनके अणुओं की संख्या बहुत कम है। इसमें एक आपने विलेय लिया, क्या लिया, विलेय, क्या लिया, विलेय। और ये जो झिल्ली है आपकी, ये नीचे, ये जो आपकी झिल्ली है, ये क्या है, अर्ध सेमी पर मेम्ब्रेन है। और ये किसका काम कर रही है, अर्ध, केवल ये इसका काम है कि ये केवल विलायक के अणु को ही अपने से आर पार जाने देगी, ठीक है, अपने से आर पार जाने देगी। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, क्या हो गई, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये हर एक नेचुरल जो लिविंग थिंग्स होती है उनमें पाई जाती है, हर एक लिविंग थिंग्स में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अच्छा उदाहरण तौर पे, तो हम अंडे को उबालकर जब वो जम जाता है तो छीलते हैं, तो देखते हैं छिलके पे एक पतली सी पन्नी मिलती है। प्याज जब छिलका उचारते हैं प्याज का, तो वहां भी देखते हैं हम एक पतली सी झिल्ली मिलती है। जब हम किसी जो है आपका पेड़ है उसका सब जो जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी होते हैं, जिनके मैं ज्यादा बायोलॉजी के बारे में जानता हूँ, लेकिन ऐसे भी जो है, तो जब हम उनको तोड़ते हैं, तो जब उनका छिलका उतारते हैं तो देखते हैं बहुत पतली सी एक पन्नी रहती है। तो जो है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम यही है, केवल जो जिनकी सांद्रता कम होगी, जिनकी सांद्रता कम होगी वही उसके अंदर से बाहर हो सकते हैं, अंदर बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनकी सांद्रता कम है, तो इनके जब ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू होगा तो क्या होगा, इनके जो कण है वो इसमें प्रवाहित होना चालू कर देंगे। क्या कर देंगे गाइस, प्रवाहित होना चालू कर देंगे, इनके अंदर फ्लो होना चालू कर देंगे, इनके अंदर जाना चालू कर देंगे। और क्या होगा, इनका लेवल घटता हुआ चला जाएगा, इनका लेवल जो है वो गाइस क्या होगा, घटेगा। लेवल क्या होगा, इनका घटेगा। इनका जो लेवल है अब वो क्या होने लगा, घटने लगा। क्या होने लगा, घटने लगा। देखो लेवल घटने लगा और इनका लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इनका लेवल जो है
वो क्या हो गया, बढ़ने लगा, इनका लेवल जो है वो बढ़ने लगा, क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। जब देखो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलेय के अणुओं में प्रवेश करना चालू कर दिए, तो इस घटना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब इन्हीं को रोकने के लिए, अब इन्हीं को हम रोकने के लिए क्या कर दें, एक पिस्टन ऊपर लगा दे, पिस्टन। ठीक है, क्या कर दे, पिस्टन लगा दे। हमने एक पिस्टन लगा दिया, हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा लिया। ठीक है, पिस्टन। अब इस पिस्टन का काम क्या है, इस पिस्टन का काम यही है कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसी को रोकने के लिए, अब ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो गया तो विलायक के अणु अंदर प्रवेश करना चालू कर दिए, तो अब उसी को रोकने के लिए हम क्या करें, पिस्टन को धीरे धीरे दबाएं, पिस्टन को धीरे धीरे दबाएं, तो क्या होगा, इस पे दाब पड़ेगा, इस पे दाब पड़ेगा, तो जिसके कारण ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी, जिसके कारण ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा गाइस, तो देखो अब क्या निकल गया है, इस आप खुद ही समझ गए होंगे परिभाषा क्या निकल गया है, कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए हमें बाहर से दाब लगाना पड़ता है, जो बाहर से दाब लगाया गया है वही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, प्रेशर, प्रासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासरण दाब। मतलब देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए जो बाहर से प्रेशर लगाए जाते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर यही प्रासरण दाब जो है अधिक कर दे, अब यही प्रेशर जो है अधिक कर देंगे तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, ज्यादा अगर एक तरह से अगर हम किसी चीज याद आ गया एक उदाहरण, जैसे हम लोग अगर बदमाशी करते हैं तो कहते हैं ना, अभी इतनी मार मारेंगे कि दिमाग खराब जो है तुम्हारा सही हो जाएगा, या अभी दबा देंगे तो फिसकुर फेंक दोगे ये होता है ना। तो क्या होता है कि अगर हम ज्यादा दबा दिए तो जो तुम्हारे अंदर है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सारा जो पेट आत होता है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, अब देखो मंदा सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उस पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो फट जाता है सारा चीज। तो इसमें फटेगा नहीं, ये होगा मतलब हम इतना लगाएंगे कि बर्तन आपका फटे ना, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम देखो अब ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा, ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा जब हम दाब लगाएंगे, ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा, ऑस्मोसिस प्रेशर है क्या, ऑस्मोसिस प्रेशर इतना है कि हम इतना इन पे दाब लगाएंगे कि ये क्रिया रुक जाए। लेकिन अगर इनसे ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। ये जो विलायक के कण है, अब ये जो विलायक के कण है, अब जो ये विलायक के कण है, ठीक है, अब इनमें प्रवेश करना चालू कर देंगे, इनमें प्रवेश करना चालू कर देंगे बाबू। अब देखो विलेय के कण जो है विलायक में आना चालू कर दिए, विलेय के कण जो है विलायक में आना चालू कर दिए, तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण प्रोसेस। क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस या प्रतिलोम प्रासरण क्रिया। तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स। अब गाड़ी जो है रिवर्स हो गई, ठीक है, गुड, नोट कर लो आप, मतलब परिभाषा लिख लोगे ना, गुड। अच्छा अब हम लोग प्रोसेस वो है क्या, वो किस पे निर्भर कर रही, वो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है आपकी वो किस पे निर्भर कर रही है, वो जो है कॉन्सेंट्रेट पे निर्भर कर रही है, विलयन के कॉन्सेंट्रेट पे निर्भर कर रही है। तो विलयन के कॉन्सेंट्रेट पे निर्भर कर रही है, तो क्या करना होगा हमें, तो विलयन के कॉन्सेंट्रेट जो होगा उसकी सांद्रता पे निर्भर कर रही है, और किस पे, सांद्रता किस पे निर्भर करती है, जो है तापमान पे, किस पे निर्भर करती है, तापमान पे। तो लेट द ऑस्मोसिस प्रेशर, लेट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है, वो क्या है, पाई है आपका। अगर पाई है, आपने माना कि प्रासरण दाब हमारा पाई है, तो पाई जो है वो क्या होगा, दिए गए विलयन समान ताप पर दिए गए विलयन के मोलरता और ताप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जो प्रासरण दाब होगा वो किसके समान होगा, समानुपाती होगा सांद्रता और टेम्परेचर के। तो हम जानते हैं कांस्टेंट हटाने के लिए ये समानुपाती प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होता है, हमें एक जो है कांस्टेंट लगाना होता है। कांस्टेंट लगा दिया, अब सांद्रता बराबर, सांद्रता बराबर होता क्या है,
ये जो सांद्रता है वो क्या है, मोलों की संख्या बटे आयतन। हम पीछे पढ़े थे कि जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, मोलों की संख्या और आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं विलयन की। तो सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, N अपान V, और ये किसमें होना चाहिए, लीटर में, इंटू टी। तो देखो पाई V इजकल टू क्या हो जाएगा गाइस, nRT। ठीक है, nRT। N क्या है, मोलों की संख्या है। N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या या विलयन के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या N बराबर क्या होता है गाइस, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार हो गया। ठीक है, तो यहां हम रख देंगे पाई V इजकल टू स्मॉल w इंटू स्मॉल m इंटू RT। तो ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। क्या डिराइव हो गया, फार्मूला। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, प्रासर दाब और अणुभार और भार तथा तापमान में संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक, नोट हो गया, चलो गुड। अब देखो हमारा आइसोटोनिक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बाबू, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। ये समपरासरी विलयन होता क्या है, समपरासरी विलयन से समझ में आ रहा है, सम मतलब समान होगा, परासरी मतलब परासरण। तो देखो जब 2 या 2 से अधिक विलयन आपको दिए गए हो, जब 2 या 2 से अधिक विलयन आपको दिए गए हो, ठीक है, और दोनों का परासरण दाब, दोनों का परासरण दाब क्या हो, समान हो, दोनों का परासरण दाब क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। ठीक है, तो देखो जब आप समपरासरी विलयन जो होगा, अगर 2 विलयन लिए आप, दोनों का परासरण दाब सेम है, तो उन दोनों का अगर एक संपर्क में रखेंगे, किसी बर्तन में रख दें, ठीक है, और ये जो होगा C1 हो गया और C2, और दोनों इक्वल है। अब इसमें आपने रख दिया, दोनों की सांद्रता समान है, दोनों की सांद्रता समान है। और ये जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ये अलग किए गए, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किए गए। अब हम क्या करेंगे, ये जब हटा देंगे तो अब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए, ना तो इसकी कण इसके अंदर जाएंगे, ना ही इसके कण इसके अंदर जाएंगे। अर्थात जब समपरासरी विलयन होगा, दोनों का परासरण दाब समान होगा, तो वो जो होंगे वो एक दूसरे में मिक्स, मतलब उनके अणु मिक्स नहीं होंगे, इसमें परासरण क्रिया नहीं होगी, परासरण क्रिया नहीं होगी, सॉरी, परासरण क्रिया होने के लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी है। तो जब ये संपर्क में आएंगे, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अगर रहेगी तो क्या होगा, दोनों का परासरण दाब सेम है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगे, हटाएंगे नहीं, हम इसको हटाएंगे नहीं तो डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा तो मिक्स होंगे ही, लेकिन परासरण करा रहे हैं ना, ऑस्मोसिस, तो हटाएंगे नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब ये मेम्ब्रेन लगी हुई है आपके अर्धपारगम झिल्ली, इसमें छोटा छोटा छिद्र है, लेकिन तब भी इनके अणु एक दूसरे के आस पार नहीं जा रहे हैं, तो ये जो होता है, तो देखो जब 2 या 2 से अधिक विलयन दिए गए और उनके परासरण दाब और उनकी सांद्रताएं अगर समान है, तो वो समपरासरी विलयन कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आइसोटोनिक अगर 2 या 2 से अधिक विलयन दिए गए आपको, ठीक है, तो उनमें अगर भार और अणुभार निकालना हो तो कौन सा फार्मूला होगा, तो उनमें अगर भार अणुभार मतलब उनके जो विलेय पदार्थ है उनका भार क्या होगा, अणुभार कैसे हम याद करेंगे, जैसे दे दिया यूरिया और ग्लूकोज, तो यूरिया और ग्लूकोज। अच्छा, और अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया था पाई V इजकल टू nRT, इसकी कुछ लिमिटेशन है गाइस, इसकी कुछ लिमिट है कि मतलब ये फार्मूला कहां काम करेगा, ये फार्मूला कहां काम करेगा। तो इसकी लिमिट जो है ये है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ, अब वान ठाप ने बताया था कि अगर वान ठाप ने बताया कि इनके मोलों की संख्या, जो ये फार्मूला है किस पे निर्भर कर रहा है, सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, सांद्रता पे। तो जब सांद्रता पे निर्भर कर रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, जो उसमें विलेय पदार्थ है उस पे भी निर्भर करेगा। तो फार्मूला देखो ये है कि इसकी लिमिट ये है कि अगर आपने वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ लिया तो ये फार्मूला काम करेगा, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत अनअपघट्य का मतलब ये हुआ ऐसा पदार्थ आपने लिया जो अपने आयनों में विभाजित ना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड आपने ले लिया,
तो ये आयनों में विभाजित हो जाएगा अपने जलीय विलयन में, तो N प्लस और Cl माइनस। तो ऐसे अणु आपको नहीं लेने हैं, अगर ऐसे अणु लेंगे तो इनका प्रासर दाब जो होगा इनसे अलग हो जाएगा, मतलब इस फार्मूले पर बैठेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो था एक अणु, कितने अणुओं में विभाजित हो गया? 2, तो इनकी सांद्रता और बढ़ जाएगी, तो ये फार्मूला काम ही नहीं कर पाएगा, मतलब इनके अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी ना। तो विलयन में जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है सांद्रता चेंज हो जाएगी बीच में ही। तो ऐसे पदार्थ आपको नहीं लेने हैं कि जो क्या हो, एक हो फिर बाद में 2 में टूट जाए, 3 में टूट जाए, तो भाई सांद्रता बढ़ती चली जाएगी अणुओं की ना, उनमें अणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब अणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये फार्मूला काम ही नहीं करेगा। तो ये फार्मूला तब काम करेगा ऐसा पदार्थ हो ना तो अणुओं की संख्या बढ़े ना घटे और ना वो तो वाष्पशील हो, मतलब गर्म करने पे या टेम्परेचर कम बेसी करने पे वाष्प में कन्वर्ट ना हो, मतलब वाष्पशील पदार्थ आपको नहीं लेने, तब ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, ये लिमिट थी। अब देखो, अब समपराशरी विलयन के फार्मूले में अगर 2 चीज दे दिया गया आपको, ग्लूकोज और यूरिया, ये दोनों नहीं, ना तो वाष्पशील है और ना ही अपने आयनों में विभाजित होंगे। अगर इन दोनों का सोल्यूशन दिया गया और इनका प्रासर दाब भी समान है, मान लो प्रासर दाब समान है, ठीक है, तो जब प्रासर दाब समान है तो क्या होगा, इनकी मोलर सांद्रताएं भी समान होंगी। तो समपराशरी विलयन से देखो, समपराशरी विलयन में लिखो, समपराशरी विलयन में दिए गए विलयनों की मोलर सांद्रताएं या मोलरता, मान लो एक विलयन आपके पास A है और दूसरा विलयन V है, तो विलयन A की मोलरता विलयन B के मोलरता के क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। तो क्या हो जाएगा गाइस, देखो मोलरता बराबर हम जानते हैं मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में बराबर NB बटे VV, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो अब N का मान हम जानते हैं, विलय के मोलों की संख्या भार बटे अणु भार, इसी को यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, WA/MA पूरे का बटा VA, फिर यहां भी रख देंगे वही मान, WB/MV पूरे का बटा BB। अब देखो WA = ये यहां चला आएगा तो WA = MA × VA बराबर WV/MV × BV। अब देखो ये फार्मूला ड्राइव हो गया एक। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, भार अणुभार जो भी हमें निकालना होगा, आयतन दोनों विलयन का निकाल सकते हैं कि नहीं, ये नोट करो जल्दी से फटाफट। बस और 2 टॉपिक आपकी बची हुई है, एक है आइसोटोनिक हो गई, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, दोनों नोट करो गाइस। नोट हो गया तो जल्दी से अब देखो, हाइपोटोनिक क्या होता है बाबू, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब अतिपराशरी विलयन, और ये अल्पपराशरी विलयन। ये क्या है, अल्पपराशरी विलयन। तो देखो अल्पपराशरी विलयन और अतिपराशरी विलयन, देखो 2 या 2 से अधिक विलयन आपको दिए गए, तो जिस विलयन की प्रासर दाब जो होगा सबसे अधिक होगा, जिस विलयन की प्रासर दाब सबसे अधिक होगा वो अतिपराशरी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अतिपराशरी विलयन। और जिस विलयन का प्रासर दाब सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, अल्पपराशरी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्पपराशरी विलयन। तो एक बार फिर से देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब 2 सॉल्यूशन आपको दिए गए, ठीक है। अब दोनों में जिसका प्रासर दाब अधिक होगा वो अतिपराशरी मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अल्पपराशरी में, हाइपोटोनिक में जिसका प्रासर दाब सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो निको, यदि हमें 2 या 2 से अधिक विलयन दिए गए, जिस विलयन का प्रासर दाब अधिक होगा उसे अतिपराशरी विलयन, और जिस विलयन का प्रासर दाब कम होगा उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, तो गाइस मैं आपको एग्जांपल जो है नेचर से ही जुड़ा दूंगा, जितनी भी एग्जांपल दूंगा वो नेचर से। नेचर इज द बेस्ट, मतलब नेचर जो है बेस्ट है और हम इसके बिना भी नहीं रह सकते, या नेचर इज आवर फादर एंड मदर, ये हमारे माता पिता है जो हमारी बहुत केयर करते हैं। तो
जाहिर सी बात है हमें भी इनकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स जैसी। तो देखो जो होगा ये हाइपर सोल्यूशन जो होगा वो जैसे आपको दे दिया जाए कि नमक है, नमक का सोल्यूशन, आप नमक ना लीजिए, नमक क्योंकि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, वैद्युत अपघट्ट, तो इसको ना ले। मान लो चीनी है, यूरिया, इन दोनों का सोल्यूशन है। अब चीनी का सोल्यूशन उसका प्रसरण ताप अधिक है, ठीक है, क्या है, प्रसरण ताप अधिक। यहाँ आप NaCl भी ले सकते हैं क्योंकि आपको प्रसरण ताप निकालना है, वांट गुणांक से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ आप NaCl के विलयन को ही ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर NaCl विलयन है, एक का जो है 2 विलयन लीजिए, एक का जो है प्रासरण दाब अधिक, सॉरी प्रासरण दाब अधिक हो और सांद्रता अधिक है। जब प्रासरण दाब अधिक होगा तो सांद्रता भी अधिक होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो जब समानुपाती हैं तो क्या करना होगा, दोनों विलयन हमने ले लिया, तो उसमें अगर हम देखेंगे एक ब्लड कोशिका डालें, ब्लड कोशिका, ठीक है, तो जब हम जिस विलयन की सांद्रता कम है, जिस विलयन की सांद्रता कम है, जब हम उसमें डालेंगे तो देखेंगे, या आप एक तरह से कह सकते हैं एक शुद्ध जल ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, शुद्ध जल, और एक क्या ले लेते हैं, नमक का विलयन। किसका, नमक का विलयन या चीनी का, नमक का ले लो, ठीक है। तो देखोगे जब आप अपने ब्लड कोशिका को या ब्लड सेल को हम उसमें डालेंगे नमक के विलयन में, तो क्या होगा, नमक के विलयन की सांद्रता अधिक है और ब्लड सेल की सांद्रता कम है, तो क्या होगा, वो जो है ब्लड सेल वो क्या करेगा, अपने अंदर से जो विलायक के अणु है, अब वो देखो ब्लड सेल होगी उसके अंदर भी अर्धपारगम झिल्ली होगी, मतलब उसके पृष्ठ पे भी अर्धपारगम झिल्ली होगी, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू होगा। तो वो जो विलायक के अणु हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सोल्यूशन में आना चालू कर देंगे, और जो हमारी ब्लड सेल होगी वो क्या होगी, सिकुड़ना चालू कर देगी, सिकुड़ना चालू कर देगी। अगर वही ब्लड सेल हम कम सांद्रता वाले या विलायक में डाल दें, मतलब पानी में डाल दें, तो देखेंगे जो अब हमारी ब्लड सेल्स थी वो क्या थी, उनकी सांद्रता अधिक है, अब वो क्या करेंगे, विलायक के अणुओं को एब्जॉर्ब करना चालू कर देंगे, विलायक के अणुओं को एब्जॉर्ब करना चालू कर देंगे। तो वो एब्जॉर्ब करते करते क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो धीरे धीरे फूलना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे फूलना चालू हो जाएंगे। जैसे बॉडी होती है जब ज्यादा समय तक पानी में पड़ी रहती है तो देखते हैं फूल जाती है, क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाता है, क्या होता है गाइस, ऑस्मोसिस प्रोसेस भी हो जाता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होने के कारण विलायक के अणु मतलब पानी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, बॉडी के जो कोशिका होती है उनमें प्रेशर डालते हैं, उनमें प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण जब हमारी ये कोशिका धीरे धीरे कमजोर हो जाती है 2-3 दिन बाद, तो ये फट जाती है, जिससे बॉडी नदी में जो बॉडी वॉडी पड़ी रहती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो अब यही हम लोग समाप्त करते हैं अपना लेसन, नहीं लेसन एक टॉपिक, ठीक है, और आगे अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग जो होगा, मतलब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। तो गाइज धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो, और बहुत सारा प्यार स्ट्रगल फैमिली की तरफ से आप सभी को, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार और कमेंट बनाए रखिए, बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू।